ठीक है, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है, अगर किसी को मीटिंग छोड़ना है तो छोड़ सकता है। ठीक है, हाँ, यू विल हैव इन जनरल हॉलीडे ऑन फ्राइडे, मतलब लेक्चर क्या आप लोगों का वैसे भी फ्राइडे गौरव सर का होता था, उसकी जगह इट वुड बी यू विल हैव एन इंटरेक्शन। ठीक है, सैटरडे से वापस आप लोगों का वही शेड्यूल वापस हो जाएगा। हाँ, स्टार्ट करते हैं। अच्छा, अभी कुछ डेफिनेशंस मैं कराता चला जाऊंगा, यू डोंट हैव टू राइट इट, वो बाद में मैं शेयर कर दूंगा कि मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, सो दैट उस वक्त लिख लेंगे। बेसिक डेफिनेशंस है। सो वी आर स्टार्टिंग विद मैट्रिसेस। ऑब्वियसली मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट में क्या होता था, डिटर्मिनेंट वाज अ नंबर, एक नंबर को हम किसी फॉर्म में लिख दे रहे थे। मैट्रिसेस इज बेसिकली रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट, ये एक नंबर नहीं है। कोई भी मैट्रिक्स, व्हेन आई टॉक अबाउट सम मैट्रिक्स, सो यहां पे कोई एक नंबर नहीं है। अगर ये 2x2 की मैट्रिक्स है, 2x2, तो यहां पे ए बी सी डी, यहां पे 4 नंबर्स अलग अलग है। ठीक है, ये बेसिकली डेटा स्टोर करने के काम आती है। एक लाइन से डेटा नहीं स्टोर किया जाता है, क्योंकि एक लाइन से स्टोर करोगे तो तुम्हें किसी पर्टिकुलर एलिमेंट्स पे पहुंचने में बहुत टाइम लग जाएगा एक लाइन से। वहीं अगर ये रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होगा, तब तुम्हें किसी भी एलिमेंट पे पहुंचना है, तब तुम्हें किसी भी एलिमेंट पे पहुंचना है। मान लो 100x100, 100x100 का बॉक्स है। अगर तुम्हें किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट पे पहुंचना है तो तुम्हें मैक्सिमम कितने स्टेप्स लेने होंगे, अगर 100x100 का बॉक्स है। अगर सीधे सीधे लाइन होती तो इट वुड बी 10,000 स्टेप्स, बट 100x100 है तो मैक्सिमम तुम्हें किसी भी एलिमेंट पे पहुंचना है तो यू विल नीड 200 स्टेप्स, क्योंकि मैक्सिमम सबसे फारदेस्ट यही होगा ना। अगर मुझे इसे पहुंचना है तो आई विल मूव 100 दिस साइड एंड 100 दिस साइड। तो इस तरह से जो 10,000 स्टेप्स चलने वाले थे वो 200 स्टेप्स हो गए। तो ये इस तरह से यहां पे आ गया। नहीं, डायगोनली नहीं चलते हैं कभी भी, वी डोंट मूव डायगोनली। ठीक है, इधर वी गो स्ट्रेट और दिस वे, मतलब ये इन जनरल कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, वो सारी चीजें इस वजह से बेसिकली मैट्रिसेस की का कॉन्सेप्ट आया। डेटा स्टोरेज के काम आता है, पूरा का पूरा कंप्यूटर साइंस इसी के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, ऑर्डर क्या होता है, नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम, m क्रॉस n, m इज द रो, n इज द कॉलम। ठीक है, अगर 3x2 लिखा है तो व्हाट इज 3x2, 3 रोज एंड 2 कॉलम्स, मतलब समझ में आ रहा है ना। दिस इज रो 1 2 3 एंड दिस इज 1 2। रो मैट्रिक्स क्या होगी, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक रो हो, तो दैट वुड बी 1x n, देयर वुड बी ओनली 1 रो। तो अगर रो मैट्रिक्स होती है 1 रो वाली, तो कॉलम मैट्रिक्स क्या होगी, m×1, a b c, ये 3x1, 3x1 इज अ कॉलम मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होगी, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होगी, n×n, बेसिकली उसमें जितने रोज होंगे उतने ही कॉलम होंगे। तो डिटर्मिनेंट जो एक्चुअली निकाला जाता है वो सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का निकाला जा सकता है। क्यों, डिटर्मिनेंट में हमेशा रोज एंड कॉलम सेम रहते थे ना, याद करो। ठीक है सर, सिंगल, हाँ, कैन यू प्लीज शो द फर्स्ट स्लाइड। क्यों सर, थोड़ा सा लिखना बाकी है बेटा, अभी क्या बोला, व्हाट डिड आई से, बाद में लिखना, सारी डेफिनेशन है। सिंगलेटन मैट्रिक्स ऑर्डर क्या होता है, 1x1, मतलब सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट, सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट। ठीक है, ये भी मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स। ठीक है, जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स, उसका ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, बट उसमें
सारे के सारे एलिमेंट 0 होने चाहिए, मतलब 0 0 0 0, ये 2 क्रॉस 2 की एक नल मैट्रिक्स है। 0 0 0 0 0 0, ये कितने किस ऑर्डर की नल मैट्रिक्स है? 3 क्रॉस 2 की। एम आई करेक्ट? एम आई करेक्ट? नो, दिस इज 2 क्रॉस 3 की। नंबर ऑफ रोज पहले आता है, फिर नंबर ऑफ कॉलम आता है, ठीक है? 2 क्रॉस 3। हाँ, कुछ लिखाया था, हाँ वही, जैसे 2 क्रॉस 3 की, ये उसको नल मैट्रिक्स को हमेशा कैपिटल ओ से डिनोट करते हैं, कैपिटल ओ। इन जनरल कोई भी मैट्रिक्स क्या हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट की जाती है, मतलब कैपिटल ए इज इक्वल टू 0 2 3 4, दिस इज अ मैट्रिक्स, ठीक है? तो मैट्रिक्स को कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है, ठीक है? मैट्रिक्स के अंदर के जो एलिमेंट्स होते हैं उनको स्मॉल लेटर से डिनोट किया जाता है, जैसे मान लो कैपिटल बी, B11, B12, B13, B21, B22, B23, ठीक है? इन जनरल इस तरह से डिनोट किया जाता है, ठीक है? हाँ, यहां से लिखना शुरू करो, ठीक है? एवरीवन स्टार्ट राइटिंग फ्रॉम दिस साइड। इससे पहले सारी की सारी डेफिनेशंस थी, यहां से आपको थोड़ा सा कुछ नई चीजें मिल रही होंगी। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, एवरीवन, upper triangular matrix, a matrix is said to be upper triangular if aij is equal to 0 for all I, this is I greater than j। basically सबसे पहले upper triangular matrix is a यहां पे लिख लेना a square matrix। हमेशा जो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होंगी वो हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होंगी। तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या बोल रही है कि अगर कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसके डायगोनल और उसके ऊपर के सारे एलिमेंट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, उसके नीचे के सारे एलिमेंट 0 हो रहे हैं। तो नोटिस करोगे दीज एलिमेंट्स आर एग्जिस्टिंग, रेस्ट एलिमेंट आर 0। ऐसा क्यों हो रहा है? बोला जा रहा है ए आई जे इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल आई ग्रेटर देन जे। तो ऐसा समझो A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। देखो A11 IJ11 हो रहा है, तो क्या 1 इज ग्रेटर देन 1? नो, तो नहीं। क्या 1 इज ग्रेटर देन 2? नहीं। 1 इज ग्रेटर देन 3? नहीं। 2 इज ग्रेटर देन 1? यस, 2 इज ग्रेटर देन 1। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है ना A21 के लिए? A21 के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि Aij इज इक्वल टू 0, वेयर सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ अपर ट्रायंगुलर। A22 के लिए नहीं, A23 के लिए नहीं, A31 के लिए अगेन, A32 के लिए अगेन, A33 के लिए वापस नहीं। सो दिस इज द वे, दिस इज इट, ठीक है? फिर आते हैं हम लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के लिए। तो अपर ट्रायंगुलर में होता होगा, तो लोअर ट्रायंगुलर में क्या होता होगा? एवरीवन एक लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स खुद से बनाओ, सब लोग एक खुद से एक लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनाओ। फिर देखना जो मैंने लिखा है वो सही लिखा है कि नहीं लिखा है। 3 7 -9 0 5 8 0 0 नहीं, अच्छा ये तो वापस मैंने अपर ट्रायंगुलर ही बना दी। -8, ठीक है, 7 6 5
0 0 0। 7 बहुत नीचे लटका हुआ है। ठीक है, बेसिकली डायगोनल के ऊपर के सारे एलिमेंट्स 0 होंगे और डायगोनल के नीचे के एलिमेंट एग्जिस्ट करेंगे। मतलब जब भी लोअर ट्रायंगुलर मतलब डायगोनल और उसके नीचे के एलिमेंट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, अपर ट्रायंगुलर मतलब डायगोनल और उसके ऊपर के एलिमेंट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो वहीं से नाम आता है अपर ट्रायंगुलर एंड लोअर ट्रायंगुलर। सब लोग लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। मैं वापस से बोल दे रहा हूँ, थर्सडे आप लोगों का मैथ्स का लेक्चर मॉर्निंग में होगा, मॉर्निंग 11 o'clock ऑन थर्सडे। ठीक है, 11 बजे होगा और मैट्रिसेस हम खत्म कर देंगे उस दिन जितनी भी देर में हो। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती होगी? डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती होगी? रिप्रेजेंट्स जिसमें सिर्फ और सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स पॉसिबल हो। डायगोनल मैट्रिक्स मींस सिर्फ और सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स पॉसिबल हो, बाकी सब 0 हो। अगेन डायगोनल एग्जिस्ट करने के लिए इट हैज टू बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स, क्योंकि अदरवाइज डायगोनल एग्जिस्ट नहीं करेगा। डायगोनल एलिमेंट्स क्या होंगे? जिसमें आई और जे इक्वल होते हैं, A11 A22 A33 A44। ठीक है, तो खुद ही नोटिस करो, अगर ABC ADE तो इसमें डायगोनल्स तुम चलने चले जाओगे तो ये, लेकिन ये डायगोनल नहीं होता है। डायगोनल हमेशा सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स में ही होता है। ठीक है, तो डायगोनल एलिमेंट्स, डायगोनल मैट्रिक्स में Aij इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल I नॉट इक्वल टू J। और सीधे सीधे अगर डायगोनल है तो हम डायगोनल 1, 2, 3 लिख देते हैं। ठीक है, हमेशा यही, इसको प्रिंसिपल डायगोनल बोलते हैं और डायगोनल एलिमेंट्स हमेशा इन्हीं को कंसीडर किया जाता है। ठीक है, दिस इज सेड टू बी प्रिंसिपल डायगोनल। प्रिंसिपल डायगोनल, काफी लोग सोच रहे होंगे कि एक और डायगोनल तो एग्जिस्ट कर रहा है लेकिन उसके लिए आई और जे इक्वल नहीं है ना, तो टू बी मोर स्पेसिफिक वी कैन से दिस एज प्रिंसिपल डायगोनल, बट इन जनरल डायगोनल मैट्रिक्स हमेशा यही वाली होगी और उसको इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो अगर मैंने DIAG 7 -9 2 5 लिख दिया तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ एक 4x4 की मैट्रिक्स है, 7 -9 2 5 0 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 0, so many zeros। ठीक है, just like your marks in the test। ठीक है, so this is it, this is it। so ये 4x4 की है, क्यों? क्योंकि यहां पे 4 एलिमेंट्स थे। अच्छा, क्या डायगोनल एलिमेंट्स में कुछ 0 हो सकता है? हो सकता है, मतलब डायगोनल एलिमेंट्स में ये दोनों 0 भी हो सकते थे, ये दोनों 0 भी हो सकते थे, क्योंकि कंडीशन नॉन डायगोनल एलिमेंट्स पे है ना। कंडीशंस आर गिवन ऑन ओनली ऑन नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। ठीक है, तो अगेन दिस इज अ डायगोनल बट ऑल कैन बी 0। अगर सब के सब 0 हो गए देन इट इज लाइक, फिर मैं उसको डायगोनल एलिमेंट, डायगोनल मैट्रिक्स नहीं बोलूंगा, फिर उसको मैं नल मैट्रिक्स बोलूंगा, फिर मैं उसको नल बोलने वाला हूँ। मतलब इट इज सिमिलर लाइक, स्क्वायर को मैं रेक्टेंगल नहीं बोलता, स्क्वायर को मैं स्क्वायर बोलता हूं इवन दो स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल। तो जितनी अच्छी डेफिनेशन होती है उतना ज्यादा क्लियर होता है। ठीक है, गॉट इट? तो सब 0 भी हो सकते थे बट देन इट बिकम्स नल मैट्रिक्स।
अदरवाइज कोई भी एक नॉन जीरो हो गया तो इट इज लाइक दैट, दिस इज द मैट्रिक्स। ठीक है, दिस इज अ मैट्रिक्स। ये एज इट इज ही लिखी जाएगी, इसका कोई शॉर्ट फॉर्म नहीं है लिखने का, मतलब मैट्रिक्स का, डायगोनल मैट्रिक्स का लिखने का शॉर्ट फॉर्म है, बट ये सब वैल्यूज है। ये जीरो कोई एडिशन सब्ट्रैक्शन या वो नहीं है, दीज आर द वैल्यूज एट डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स। ओके, so this is a diagonal matrix. Done. तो अभी भी डेफिनेशन ही चल रहे हैं हम लोग। स्केलर मैट्रिक्स, आज का डैट अपलोड ही नहीं हुआ, डैट अपलोड हुआ होगा सर लेट अपलोड हुआ। हाँ, कितने बजे? 9 बजे हुआ था, कितने बजे हुआ था? 9:30 हुआ होगा। 9:30 तक तो शायद नहीं था, मैं नहीं। हाँ, 9:30 10 o'clock तक हो गया होगा, कभी कभी 9:30 10 तक हो जाता है बेसिकली। अगर रात में अपलोड करना भूल गए तो मॉर्निंग में होता है ना, रात में। ठीक है, स्केलर मैट्रिक्स कल क्यों भूल गए थे? कल, हाँ, कल तुम लोगों के रिवीजन पे थोड़ा सा डिस्कशन चल रहा था। अच्छा, जस्ट गिव मी अ ब्रीफ, हल्का सा आइडिया दो कि जो 4 टेस्ट हो रहे हैं फिजिक्स के रिवीजन में, दैट इज अ गुड थिंग, और मतलब 4 टेस्ट एज इन 4 डेज हो रहे हैं, दैट इज ओके, गुड की मतलब उसको कम होना चाहिए। 4 टेस्ट 4 दिन होते हैं ना तुम लोगों के, ये सोच के दो बोलो, क्योंकि अभी मैथ्स का भी शुरू होने वाला है। जस्ट कीप इन माइंड, क्योंकि अभी इस मंथ के एंड से यू विल स्टार्ट विद द मैथ्स ऑल्सो। ठीक है, ओके, काफी लोग बोल रहे हैं 3 कर दो। ठीक है, 4, हाँ, काफी लोग 3 पे ज्यादा खुश हैं, 4 में मतलब ऑब्वियसली कुछ लोगों को ठीक लगेगा, ऐसा वैसा भी नहीं है, हमेशा मिक्स्ड आता है, तो इट इज लाइक मेजॉरिटी वाली चीज होती है। मैथ्स के मैं 2 रखूंगा, मैथ्स का रिवीजन प्लानिंग बन चुकी है, तो मैथ्स में आपके ट्यूसडे लेक्चर होंगे, थर्सडे आपका सेशन मतलब मेंस एंड एडवांस का सेशन होगा, एंड दे वुड बी 2 टेस्ट। ठीक है, ठीक है, ठीक है, मेरे पास सब लोगों का मैंने देख लिया, विल डिस्कस विद वो स्केलर। नेक्स्ट वीक आप लोगों का कोनिक का रिवीजन प्लस आपके 2 चैप्टर्स स्टार्ट होंगे, मैंने बताया है आप लोगों को। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट वीक सर्कल एंड पैराबोला आई विल बी डूइंग नेक्स्ट वीक रिवीजन वाइज, एंड रिवीजन बोल दो, या वो रिवीजन नहीं है, वो बेसिकली रिवीजन आगे भी होगा। ठीक है, पीओएसएल से शुरू करूंगा, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन से शुरू करूंगा, पीओएसएल, सर्कल, तो आप लोग एंड पैराबोला। ठीक है, और उसके नेक्स्ट वीक क्या होता है, एलिप्स एंड हाइपरबोला, तो ऐसे 4 लेक्चर्स रहेंगे। सो प्लीज वॉच द रिकॉर्डिंग, वी विल बी सॉल्विंग क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दीज थ्योरीज, प्लस आपके रेगुलर टाइमिंग, मतलब प्लस आपके इन 2 हफ्ते में बोर्ड्स, मतलब जिसको बोर्ड्स का लेक्चर बोल लो, जब वो जेई मेन का भी है, स्टैट्स का, और अपना वो सारी चीजें। ठीक है, हाँ, अक्षत मैं बताऊंगा उसका। स्केलर मैट्रिक्स, अ स्पेशल डायगोनल मैट्रिक्स इफ ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स, नहीं वो फाइनल रिवीजन नहीं होगा, फाइनल रिवीजन फिर से कोनिक का रिवीजन आगे भी होगा, डोंट वरी। डायगोनल 2 to 2, जब भी तीनों के तीनों एलिमेंट सेम हो गए, अगर 3x3 का डायगोनल है, एवरीथिंग इज सेम, देन इट बिकम्स अ स्केलर मैट्रिक्स। तो स्केलर मैट्रिक्स उतना काम की चीज नहीं होती जितना काम की चीज होती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। A special diagonal matrix with diagonal elements to be 1, very important. This is a identity matrix. This is a identity matrix.
दिस इज अ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। गॉट इट? समझ में आ रहा है? तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स को डिनोट कैसे किया जाता है? ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को डिनोट किया कैसे किया जाता है? कैपिटल आई से। कैपिटल आई काफी बार ऐसे लिखा जाएगा, I3। व्हाट डू यू मीन बाय I3? व्हाट डू यू मीन बाय I3? 3x3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। द ऑर्डर इज 3x3। ठीक है, find minimum number of zero in a triangular matrix। triangular matrix, triangular matrix की बात करूं तो it could be the upper triangular और it could be the lower triangular। ये सब मत देखना कुछ। मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, n ऑर्डर की एक ट्राइंगुलर मैट्रिक्स है, तो उसमें मिनिमम कितने जीरो होने चाहिए ये पूछा है। बताओ। n ऑर्डर की है, n ऑर्डर की, तो उसमें मिनिमम कितने जीरोस होने चाहिए ये पूछा है। तो आंसर n के टर्म्स में ही होगा। काफी लोग कुछ वैल्यू बता रहे हैं, वैल्यू कहां से हो जाएगी? अच्छा, टोटल कितने एलिमेंट्स होते हैं किसी भी मैट्रिक्स में? n ऑर्डर की कितने एलिमेंट्स होते हैं? n स्क्वायर ना, n क्रॉस n विच इज n स्क्वायर। तो एक्चुअली वो जो लिखा था वो उसी तरह का लिखा था। अगर मैं अपने मैट्रिक्स को 3 पार्ट में डिवाइड कर दूं, ये ट्राइंगुलर, ये डायगोनल पार्ट, ये उसके ऊपर वाला पार्ट और ये उसके नीचे वाला पार्ट। ठीक है, तो ये वाला पार्ट लोअर ट्राइंगुलर पार्ट एंड अपर ट्राइंगुलर पार्ट, क्या ये दोनों सेम होंगे? जितने एलिमेंट्स लोअर ट्राइंगुलर पार्ट में होंगे उतने ही अपर ट्राइंगुलर पार्ट में होंगे। यस, ठीक है, तो उसको मैंने S मान लिया। लेट्स एज्यूम दिस एज S। और बीच में जो डायगोनल के एलिमेंट्स है वो तो n है, बीच में जो डायगोनल के एलिमेंट्स हैं वो तो हमेशा n ही रहेंगे। एक मिनट, एवरीवन। तो बीच वाले को मैंने n मान लिया है, दिस इज n, और दिस इज 2s। क्यों 2s? s और s, तो 2s प्लस n इज इक्वल टू n स्क्वायर, तो 2, ठीक है, विच इज ऑल्सो इक्वल टू nc2। ठीक है, nc2 छोड़ दो। तो मेरा ये कहना है जो आंसर है वो है n इंटू n माइनस 1 बाय। सब लोगों को समझ में आया ये चीज? मेथड 2 बोलता है, मेथड 2 बोलता है कि मुझे आई अरेंज करना है। आई हैव टू अरेंज आई। ठीक है, आउट ऑफ n मेरे पास i और j के लिए n एलिमेंट्स का ऑप्शन है। ठीक है, तो ij पिक करने के लिए मैंने nc2 9 नंबर्स में से मैंने 2 नंबर पिक कर लिए
एंड उनका ऑर्डर सिर्फ और सिर्फ एक वे में अरेंज हो सकता है, तो सीधे सीधे NC2 इज द अदर वे। ठीक है। तीसरी चीज, एक मेथड 3 भी होता है जिसमें सीधे सीधे हम काउंटिंग कर रहे हैं। वो क्या बोल रहा है, यहां से मैंने यहां पे एक एलिमेंट होगा, फिर यहां पे 2 एलिमेंट होंगे, यहां पे 3 एलिमेंट होंगे, तो ऐसे 1 + 2 + 3 अप टू लास्ट वाली रो में कितने एलिमेंट्स होंगे, लास्ट वाली रो में n-1 होंगे, क्योंकि डायगोनल वाला तो नहीं आएगा ना। तो दिस इज लाइक द सम ऑफ फर्स्ट n-1 नेचुरल नंबर। तो n-1 नेचुरल नंबर का n-1 n+1/2 होता है ना, तो n-1 n-1 + 1/2। ठीक है। तो ये 3 मेथड है जिससे तुम्हारा लोअर ट्रायंगुलर और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की सारी डेफिनेशन भी समझ में आ गई, एलिमेंट्स भी समझ में आ गया और डिटेल भी समझ में आ गया। ठीक है, लिख लो इसको, फिर आगे करते हैं। लिख लिया सबने? फाइंड मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस इन अ डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स में कितने जीरोस होंगे, डायगोनल मैट्रिक्स में कितने जीरोस होंगे? ये वैल्यू कैसे बता सकते हो, n के टर्म्स में आंसर आएगा ना, n² - n टोटल एलिमेंट्स n², जिसमें से n जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं दैट शुड बी नॉन जीरो, तो n² - n, राइट, विच इज लाइक np2। अगेन मुझे n नंबर्स में से अरेंज करना है 2 लोगों को, इसमें अरेंज करना था, उसमें पहले वाले में सिर्फ सेलेक्ट करना था। ठीक है, तो इट इज लाइक np2। गॉट इट? अच्छा, एक चीज लिख लो, व्हाट इज ट्रेस। ट्रेस काफी बार क्वेश्चन में बोला जाता है, ट्रेस इज बेसिकली सम ऑफ एलिमेंट्स ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल। किसी भी मैट्रिक्स का ट्रेस जो होता है दैट इज द सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, डायगोनल एलिमेंट्स टू बी मोर स्पेसिफिक, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स। ठीक है, ट्रेस किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए भी डिफाइन होगा, नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए नहीं डिफाइन होगा। ठीक है, देखिए ट्रेस। Find the number of distinct 3x3 matrix that can be constructed with 9 distinct elements। अगर मेरे पास 9 एलिमेंट्स हैं तो मैं कितनी डिस्टिंक्ट, अगर मेरे पास 9 एलिमेंट्स हैं तो मैं कितने 3x3 डिस्टिंक्ट मैट्रिसेस बना सकता हूं, बताओ। कोई बताएगा? यस, गुड, बाकी लोग भी गुड, अजिंक्य गुड, सिद्धि गुड। फैक्टोरियल 9, फैक्टोरियल 9, मेरे पास 9 एलिमेंट्स थे एंड आई हैड 9 प्लेसेस टू फिल। पहले प्लेस पे 3, 1 2 3 1 2 3 1 2 3, आई हैड 9 प्लेसेस टू फिल। तो मुझे उन 9 प्लेसेस को फिल करने में कितने वेज होंगे, पहले के लिए 9, फिर 8, फिर 7, फिर 6, फिर 5, फिर 4, इस तरह से। ठीक है, देयर वुड बी 9 प्लेसेस टू फिल। नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट मैट्रिसेस दैट कैन बी फॉर्म्ड विद 8 डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स। अगर मेरे पास 8 डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं, कोई भी रिपीटिशन नहीं करना है और सारे के सारे एलिमेंट्स यूज करने हैं। साहिल हैंड डाउन करना।
सारे के सारे डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं, उनको यूज करना है और कोई भी रिपीटिशन नहीं करना है। इस केस में कितने कितने मैट्रिसेस फॉर्म किए जाते हैं? साहिल हैंड डाउन करो। दूसरा वाला साहिल, 2 साहिल है। Find number of distinct matrices that can be constructed with 8 distinct elements. लोगों के आंसर अलग अलग आ रहे हैं। सबसे पहले ये सोचो कि अगर मुझे 8 एलिमेंट्स की मैट्रिसेस बनानी है तो किस तरह की मैट्रिसेस बनेगी? 8 एलिमेंट्स की बनानी है तो पॉसिबल ऑर्डर है 1 क्रॉस 8, 2 क्रॉस 4, 4 क्रॉस 2, 8 क्रॉस 1। ये 4 तरह की मैट्रिसेस बनेंगी। इन सब में देखो 8 एलिमेंट्स है ना, कोई और बन सकती है जिसमें 8 एलिमेंट्स हो? नहीं। और हर एक केस में फैक्टोरियल 8 होगा, तो आंसर इज 4 इंटू फैक्टोरियल 8। 4 इंटू फैक्टोरियल 8। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब फिर कुछ कुछ चीजें मैं बोलने वाला हूं जो आप लोग अगेन अभी नहीं लिखेंगे, बाद में लिख लेंगे। वो सारी की सारी चीजें आप लोगों को पता है, ठीक है, बाद में लिखेंगे। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, दो मैट्रिक्स इक्वल कब होती है? सेम ऑर्डर होना चाहिए, सारे के सारे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होने चाहिए, सारे के सारे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होने चाहिए, मतलब बिल्कुल सेम सेम होने चाहिए, सेम सेम आइडेंटिकल होने चाहिए, ठीक है। तो अगर ये है, मतलब इसे भी लिखो मत, अगर जैसे ये क्वेश्चन है तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका क्या मतलब हुआ? 2w is equal to 4, x plus y is equal to 1, x minus 2y is equal to 5। डायरेक्ट डायरेक्ट सेम सेम होते रहेंगे, ठीक है। तो ये भी लिखने की जरूरत नहीं है, अगेन सेम सेम रहेंगे, ये भी लिखने की जरूरत नहीं है। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स को अगर मुझे ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है तो ऑब्वियसली दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए, तभी वो ऐड या सब्ट्रैक्ट किए जा सकते हैं। अगर ये m क्रॉस n है तो ये भी m क्रॉस n होना चाहिए। तो जो a प्लस बी बनेगा उसमें हर एक करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड हो जाएगा। इसका a11 will get added to b11, a53 will added to b53, डायरेक्ट एडिशन होगा, ठीक है, ठीक है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट होता है एडिशन का। एडिशन की प्रॉपर्टीज, ऑब्वियसली a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, ये भी लिखने नहीं है। a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी, पहले उनको ऐड करो फिर सीखो, ठीक है। a प्लस नल मैट्रिक्स इज इक्वल टू नल प्लस a मैट्रिक्स इज इक्वल टू a प्लस ऑफ माइनस ए, अभी माइनस ए क्या होगा वो तुम्हें आगे और समझ में आ जाएगा। a और माइनस ए का एडिशन वुड बी अ नल मैट्रिक्स, और a प्लस बी इज इक्वल टू a प्लस सी इंप्लाइज b इज इक्वल टू c, ठीक है। तो ये कॉमन एडिशन की प्रॉपर्टीज हैं, गॉट इट। ये भी यहां ये भी लिखने की जरूरत नहीं, अभी लिख लेना, मतलब बाद में लिख लेना, अपने नोट्स में बना लेना, एक एक पेज छोड़ते चले जाना, ठीक है, आधा पेज इसके लिए। स्केलर मल्टीप्लीकेशन, ये कैपिटल ए लिखो, इसको स्मॉल ए नहीं। अगर ए, कैपिटल ए इज ए बी सी डी, तो लैम्डा ए वुड बी दिस। यहां से भले ही लिख लो, इसको भले ही लिख लो, ठीक है, लैम्डा ए वुड बी दिस, ठीक है, इसको लिख लो। तो मुझको बताओ अगर माइनस ए क्या होगा?
अगर a ये है तो माइनस a क्या होगा, माइनस a माइनस b माइनस c माइनस d। क्यों, क्योंकि दिस इज लाइक a में मैं -1 मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं, राइट। इट -1 इज द स्केलर मल्टीप्लीकेशन। अच्छा, ये तो मैट्रिक्स थी। लैम्डा एक डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ए तो तुमको पता है क्या होगा, AD माइनस BC, बट डिटर्मिनेंट ऑफ लैम्डा ए वुड बी लैम्डा की पावर n डिटर्मिनेंट ए। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि याद करो लैम्डा ए, लैम्डा बी, लैम्डा सी, लैम्डा डी, डिटर्मिनेंट के केस में कॉमन लेने के लिए क्या होना चाहिए, डिटर्मिनेंट के केस में कॉमन लेने के लिए क्या होना चाहिए, किसी भी रो या किसी भी कॉलम से कॉमन ले सकते हैं। तो यहां पे 2 रो में है ना, तो इट वुड बी लैम्डा स्क्वायर, ठीक है। तो इस वजह से ये लैम्डा की पावर n आता है। बट मैट्राइसेस में कुछ भी कॉमन लेने के लिए क्या होना चाहिए, 2a 4b 3c 6d। कैन वी टेक समथिंग कॉमन, कैन वी टेक समथिंग कॉमन, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं हो सकता है, कुछ भी कॉमन नहीं हो सकता है, किसी भी चारों उसमें कॉमन होना चाहिए। ना मैं 2 कॉमन ले सकता हूं, ना मैं 3 कॉमन ले सकता हूं। लेकिन अगर इस 3 की जगह सपोज करो 4 लिख देता तो मैं 2 कॉमन ले लेता, देन इट वुड हैव बीन 2 कॉमन लेके a 2b 2c 3d। तो डिटरमिन मैट्राइसेस के केस में कॉमन लेने के लिए हर एक में कॉमन होना चाहिए, डिटर्मिनेंट के केस में नहीं होना चाहिए, ठीक, गॉट इट। आर वी क्लियर, ठीक है। तो यहां तक तो हमने बिल्कुल बेसिक मैट्राइसेस पढ़ा। अब इसके बाद यहां से आपका मैट्राइसेस की एक्चुअल थ्योरी शुरू होती है, जिसमें लोग कंफ्यूज होते हैं, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। अब क्या हो रहा है, अब मैट्रिक्स ही मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हो रहा है। इससे पहले क्या हो रहा था, या तो वो ऐड सब्ट्रैक्ट हो रहे थे या स्केलर क्वांटिटी मल्टीप्लाई हो रही थी। इसको अगर जैसे वेक्टर की तरह ट्रीट करो, किसी भी वेक्टर में कोई स्केलर मल्टीप्लाई करते तो कोई इशू नहीं होता ना। लेकिन वेक्टर को वेक्टर मल्टीप्लाई करने के लिए यू हैव टू टेक इधर डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट, और कुछ नहीं, मतलब दे हैव टू बी डॉट और क्रॉस। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड टोटली डिफरेंट कॉन्सेप्ट, जो अपने रियल एलजेब्रा, जो नंबर्स का एलजेब्रा है, और जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का एलजेब्रा है, वो सेम नहीं है। लोग एग्जाम में उसको सेम सेम मान के क्वेश्चन करके चले आते हैं, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट, ए बी नॉट इक्वल टू बी ए। अच्छा, सबसे पहले प्रॉपर्टी से पहले मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कैसे पॉसिबल है। अगर ए 2 क्रॉस 3 है और बी 3 क्रॉस 5 है, तभी ये मल्टीप्लाई हो सकता है। मेरा कहना है ए अगर m क्रॉस n है और b n क्रॉस p है, तो ए बी would be AB M क्रॉस P। क्यों, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन कैसे होता था, याद करो, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6। देखो ये 2 क्रॉस 2 है, ये 2 क्रॉस 3 है, तो पहले वाले का कॉलम शुड बी इक्वल टू दूसरे वाले का रो, क्योंकि जो मल्टीप्लाई होके जो एलिमेंट आता था, पहला एलिमेंट कैसे निकलता था, this multiplied by this would be multiplied by this, ठीक है।
फिर दूसरा एलिमेंट दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस, ठीक है। फिर तीसरा एलिमेंट दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस। तो इस तरह से एक एक मल्टीप्लाई होके एक एक एलिमेंट्स देते थे। गॉट इट? तो मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल इफ एंड ओनली इफ, multiplication is possible if and only if the number of columns of first matrix is equal to number of rows of second matrix। ये दोनों इक्वल होने चाहिए, तभी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, अदरवाइज मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो मुझको बताओ, ए 7 क्रॉस 3, बी 3 क्रॉस 5 कौन सा मैट्रिक्स देगा? It will give a C matrix 7 cross 5। ठीक है, गॉट इट? तो ये कंपैटिबिलिटी होती है, तभी वो मल्टीप्लाई हो सकता है, अदरवाइज मल्टीप्लाई नहीं हो सकता। अच्छा, तो मुझको बताओ, क्या ए और बी मल्टीप्लाई हो सकते हैं? यस, इट विल गिव 2 क्रॉस 5। क्या बी एंड ए मल्टीप्लाई हो सकता है? नॉट कंपैटिबल, मल्टीप्लाई नहीं हो सकते बी एंड ए। ठीक है, इतना लिख लिया सब लोगों ने? यस, तो मैं ये रफ कर रहा हूं। तो अब मैं प्रॉपर्टीज लिखा रहा हूं इसकी। ए बी नॉट इक्वल टू बी ए, पहली बात तो अगर ए बी मल्टीप्लाई हो रहा है, इट डज नॉट मीन कि बी ए भी मल्टीप्लाई हो। और दूसरी बात, अगर ऐसा कभी कंपैटिबल भी होते, मतलब मान लो ए 2 क्रॉस 3 और बी 3 क्रॉस 2 थे, तो यहां पे ए बी और बी ए दोनों पॉसिबल है मल्टीप्लाई करने में, बट स्टिल वो तो कंपैटिबिलिटी चीज है, बट ए बी और बी ए सेम नहीं होते हैं मैट्रिसेस में, दे आर नॉट सेम। ठीक है, ये चीज मैंने दिखा दी थी अभी आपको। इफ दे से टू मैट्रिक्स कम्यूट ईच अदर, देन मतलब कभी लैंग्वेज में लिखा हो, कभी क्वेश्चन की लैंग्वेज में लिखा हो कि दे आर कम्यूटेटिव या दे आर कम्यूटेटिंग या दे कम्यूट ईच अदर, then only you can assume कि AB is equal to BA। some certain kind of matrices obviously AB और BA same हो सकते हैं, but in general they are not commutative। associative होते हैं, AB multiplied by C is equal to A multiplied by BC। नोटिस करना ऑर्डर सेम है, ABC और ABC इनका ऑर्डर का रीअरेंजमेंट नहीं है। ए का बी का मल्टीप्लीकेशन, उसके बाद सी, या ए इज मल्टीप्लाइड बाय बीसी नॉट सी बी। तो ये ऑर्डर सेम रहेगा, दोनों साइड लिखने का ऑर्डर सेम रहेगा। अब उसमें ब्रैकेट्स तुम चाहे जिस वे में लगाते चले जाओ। ठीक है, तो ये लिख लो, ये 3 प्रॉपर्टीज लिखो। आगे बढ़े। दे आर डिस्ट्रीब्यूटिव, ए ब्रैकेट में बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी, इस तरह से ओपन करके मल्टीप्लाई कर देते हो। I into A is equal to A is equal to A into I। I is a very good thing, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करोगे इट विल रिमेन सेम। तो I into A is equal to A is equal to A into I। ठीक है,
AB इज इक्वल टू AC डज नॉट इंप्लाई B इज इक्वल टू C, कैंसल नहीं होता है। AB इज इक्वल टू AC डज नॉट इंप्लाई B इज इक्वल टू C, कोई भी मैट्रिक्स में कैंसलेशन नहीं होता है, क्योंकि मैट्रिक्स में मल्टीप्लीकेशन तो होता है बट देयर इज नो सच थिंग एज डिवीजन। डिवीजन नाम की कोई भी चीज एग्जिस्ट नहीं करती है अपने मैट्रिक्स के कॉन्सेप्ट में, ठीक है। सो वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, आगे जो ब्रैकेट में लिखा है वो लिख लो, लेकिन जब हम इनवर्स पढ़ेंगे तब मैं तुम्हें समझाऊंगा। ठीक है, AB is equal to AC does not imply B is equal to C. AB is equal to 0, AB is equal to null matrix does not imply A is equal to null or B is equal to null. AB is equal to null matrix does not imply A is equal to null or B is equal to null. ये भी अगेन, अगर दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट नल है तो इसका मतलब ये नहीं हो गया कि उनमें से कोई भी नल मैट्रिक्स होनी चाहिए, ठीक है। डायगोनल, हाँ ठीक है, श्रेया वही तो बोला ना, जो एलजेब्रा अपना नॉर्मल एलजेब्रा होता है, मैट्रिक्स का एलजेब्रा वो अलग होता है। मैट्रिक्स का एलजेब्रा और नॉर्मल एलजेब्रा अलग है। diagonal elements a1 b1 c1 multiplied by diagonal element a2 b2 c2 give me a new matrix diagonal a1 a2 b1 b2 c1 c2, मल्टीप्लाई करके देख लेना, ठीक है। एथ वाला मल्टीप्लाई करके देख लेना। a square is equal to a dot a, obviously a cube is equal to a square dot a, या a dot a square या a dot a dot a, ठीक है। आगे बढ़े, करो निकालो, ठीक है। ए स्क्वायर निकालो एवरीवन, ए स्क्वायर निकालो। किसी को अगर लिखना है जल्दी से देख लो एक बार लास्ट टाइम, फिर फाइंड आउट ए स्क्वायर। मल्टीप्लाई करना है, सिर्फ ए स्क्वायर निकाल लो, तो उसके बाद फिर ए क्यूब घर में निकालना। अभी ए स्क्वायर निकाल लो और ए स्क्वायर निकाल के बताओ। ए स्क्वायर मतलब इनका मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लाई किया होगा। कैसे मल्टीप्लाई किया होगा? फर्स्ट रो लाने के लिए दिस, इसको किससे मल्टीप्लाई किया गया होगा? इससे, एंड दिस विल गिव मी कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। ये समझ में आया सबको? देखो, ये मल्टीप्लाइड बाय दिस, first row multiplied by first column will give me the first element. Similarly, first row multiplied by second column will give me second element. तो जैसे डिटरमिनेंट्स में मैंने हर एक तरह का मल्टीप्लिकेशन देखा था, बट मैट्रिक्स में सिर्फ रो इनटू कॉलम ही मल्टीप्लाई होते हैं और कोई भी रास्ता नहीं होता है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करके देख लिया, थोड़ा सा अपना ट्रिग्नोमेट्री लगाई तो ये आ गया, ठीक है। मैट्रिक्स में सिर्फ और सिर्फ रो इनटू कॉलम ही मल्टीप्लाई होता है और कोई भी वे में मल्टीप्लाई नहीं हो सकता है, ठीक है। ए स्क्वायर आ गया। सिमिलरली नोटिस करोगे जब इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो ए क्यूब, ठीक है। दिस इज द ट्रेंड यू विल सी। ऑब्वियसली
मल्टीप्लाई करके देखा गया है, cos 3 अल्फा का फॉर्मूला बन रहा है। बट यहां तक आपको समझ में आ जाना चाहिए। आर वी क्लियर? आगे बढ़े। ये अभी नहीं, ये बाद में करेंगे ये वाला क्वेश्चन। फाइंड a की पावर 4n। I is what is I? I is the complex अपना रूट ऑफ -1, वो वाला आयोटा वाला है, कॉम्प्लेक्स नंबर वाला। ठीक है। अच्छा, a की पावर 4n, क्या a की पावर n की पावर 4 है या फिर a की पावर 4 की पावर n है? क्या ये चीज है कि नहीं है, मुझको ये बताओ बस। यस, दिस इज ट्रू, दिस इज ट्रू। ठीक है, क्योंकि जब 10a, a क्यूब इज a.a और उसमें ऑर्डर आगे पीछे हो सकता है। ठीक है, तो एक्चुअली इसमें निकालना क्या है, सबसे पहले a स्क्वायर देखेंगे, मल्टीप्लाई करके देख लेना, या इसको हम सीधे सीधे हम डायगोनल वे से भी ट्रीट कर सकते थे। अगर ये डायगोनल मैट्रिक्स है ना, तो डायगोनल मैट्रिक्स में ए स्क्वायर क्या बनेगा, सिर्फ और सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे, आई 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 आई, तो -1 ए की पावर 4 वुड बी। ठीक है, तो दिस इज व्हाट मैट्रिक्स, दिस इज आई। ठीक है, आइडेंटिटी की कोई भी पावर करते चले जाओगे, कोई भी इश्यू नहीं होगा। आगे बढ़े। इसको पूरा नहीं सॉल्व करना है, सिर्फ मुझे बताना है कि तुम इसमें क्या करना चाहते हो। यू डोंट हैव टू सॉल्व दिस। एवरीवन राइट द क्वेश्चन एंड टेल मी व्हाट यू वांट टू डू, टेल मी दिस थिंग। सिर्फ इतना बताओ। इफ a प्लस बी का होल स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो तुम्हारा फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन क्या होगा, क्या होना चाहिए? ठीक है, बहुत लोग मुझको बोल रहे हैं ए बी 0 होना चाहिए या 2ab 0 होना चाहिए। बहुत लोग मुझको बोल रहे हैं ए बी 0 होना चाहिए या फिर 2ab 0 होना चाहिए। टोटली रॉन्ग, टोटली रॉन्ग। ठीक है एवरीवन, टोटली रॉन्ग। जो 0 होना चाहिए वो मैं बता रहा हूं। सबसे पहले मैं ये बता दे रहा हूं, a प्लस बी का होल स्क्वायर होगा क्या? इट वुड बी a प्लस बी डॉट a प्लस बी, मतलब मल्टीप्लीकेशन। जब इसको ओपन करोगे तो a स्क्वायर प्लस ए बी, फिर b से मल्टीप्लाई करोगे बी ए प्लस बी स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर इज नॉट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इट इज a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस 2ab। ए बी और बी ए सेम नहीं होता तो वो कंबाइन हो जाए। जो 0 होना चाहिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, वो ये पोर्शन 0 होना चाहिए, ए बी प्लस बी ए 0 होना चाहिए। एवरीवन, ए बी प्लस बी ए 0 होना चाहिए। ठीक है, मेथड 1 तो यही है कि निकालो, सबको स्क्वायर करके सॉल्व करो। ठीक है, इसका स्क्वायर करो, मल्टीप्लाई करो। मेथड 1 इज दैट। ठीक है, मेथड दैट इज मेथड 1, जो जिसमें हम सब वैल्यूज पुट करते हैं। मेथड 2 जो मैंने बताया तुम्हारे लिए, मेथड 2 क्या है? मेथड 2 आई विल पर्सनली लाइक, मुझे ए बी प्लस बी ए 0 करना है। ठीक है,
आगे बढ़े। आगे बढ़े, ठीक है। तो ये भी मैं नहीं बता रहा हूं, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी कर दोगे, सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ये कर लेना। ये बताओ, ये अपना कंपैटिबिलिटी वाला है, ए बी और सी दे रखा है। सो एम एन पी आर क्यू में क्या रिलेशन होना चाहिए कि ए बी, ए इंटू बी इंटू सी एग्जिस्ट करे, बताओ। एम एन और पी, एम एन पी आर क्यू में क्या रिलेशन हो कि ए बी और सी एग्जिस्ट करे, मतलब ए इंटू बी इंटू सी एग्जिस्ट करे, बताओ। क्या ए इंटू बी एग्जिस्ट कर रहा है? यस, ए इंटू बी एग्जिस्ट कर रहा है, जिसका ऑर्डर बन जा रहा होगा m इंटू पी और ये r इंटू क्यू। तो पहले का आंसर क्या होगा? p इज इक्वल टू r। ठीक है, ए सी बी के लिए, ए सी या सी बी, ए सी क्या है? ए सी एग्जिस्ट करने के लिए सबसे पहली चीज n इज इक्वल टू आर होना चाहिए। AC एग्जिस्ट करने के लिए n इज इक्वल टू आर होना चाहिए, और AC बिकम्स एंड Q इज इक्वल टू n होना चाहिए AC इंटू बी के लिए। तो Q इज इक्वल टू n इज इक्वल टू आर। तीसरा वाला बताओ, व्हाट शुड बी थर्ड? AB प्लस AC। AB तो एग्जिस्ट कर रहा है और उसका क्या है? M क्रॉस P। क्या AC एग्जिस्ट कर रहा है? AC एग्जिस्ट करने के लिए n इज इक्वल टू आर होना चाहिए और AC बिकम्स m क्रॉस Q, और ये दोनों ऐड होने के लिए P इज इक्वल टू क्यू भी होना चाहिए। समझ में आ रहा है? ये सिर्फ और सिर्फ कंपैटिबिलिटी वाली चीज है, जो एक्चुअली उसी वक्त बतानी चाहिए थे जब मैंने मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की चीज बताई थी, लेकिन ठीक है, कोई इशू नहीं। ठीक है, हर एक क्वेश्चन के लिए अलग अलग है। एबीसी के लिए आंसर ये है, P इज इक्वल टू आर। सेकेंड के लिए Q इज इक्वल टू N इज इक्वल टू आर है, और तीसरे के लिए N इज इक्वल टू आर एंड P इज इक्वल टू Q। ठीक है, दीज आर थ्री डिफरेंट पार्ट्स। ओके, आगे बढ़े। P इज इक्वल टू Q क्यों आया? क्योंकि ए बी और ए सी ऐड करने के लिए, दो मैट्रिक्स ऐड करने के लिए दोनों का ऑर्डर बिल्कुल एग्जैक्ट सेम होना चाहिए। Everyone, if A, B, C are square matrix and AB is equal to null and BC is equal to I, then A plus B का होल स्क्वायर इंटू A plus C का होल स्क्वायर इज इक्वल टू I। प्रूफ करो, करो। 2 मिनट दूंगा, तब तक मैं दूध लाऊंगा, दूध पिया जाए। ठीक है, करो सब लोग, एवरीवन डू इट।
गरम हो रहा है गरम। ठीक है। ये सब वही चीज हुआ है बेसिकली। ये सब आप लोगों को नहीं करना, ये सब किसी ने किया होगा तो उसने देख लिया होगा कि ये बहुत बड़ा सा बन जाता है। एवरीवन, यू डोंट हैव टू डू एनी ऑफ दिस। ठीक है, ये समझ में आया? जो करना है वो मैं समझा रहा हूं। ए बी इज इक्वल टू नल है, दोनों साइड मैंने सी से मल्टीप्लाई कर दिया। पोस्ट में मैंने सी से मल्टीप्लाई किया, तो एबीसी इज इक्वल टू नल आएगा, क्योंकि नल को किसी से भी मल्टीप्लाई करो इट वुड बी नल। अच्छा, बीसी के बारे में कुछ बोला है? बीसी के बारे में बोला है कि बीसी इज आई, तो ए आई इज इक्वल टू नल, इट मींस ए इज इक्वल टू नल। एक बहुत ही अच्छी चीज मिल गई मुझको, रिजल्ट ए इज इक्वल टू नल मिला यूजिंग द थ्योरी कि बीसी इज इक्वल टू आई है। अगर बीसी आई नहीं होता तो वो चीज नहीं होती। ठीक है, तो अब मेरा क्वेश्चन क्या बन गया? जो मेरा ए प्लस आई सॉरी ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस सी का होल स्क्वायर था, वो ए नल बन गया, नल बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर बन गया। अच्छा, कोई मुझे बताएगा क्या बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर बीसी का होल स्क्वायर होता है? नहीं होता है, नहीं होता है। ऑर्डर मैटर्स, ऑर्डर मैटर्स। बी स्क्वायर सी स्क्वायर होता क्या होगा? बी इंटू बी इंटू सी, बी इंटू बी इंटू सी। कोई भी ऑर्डर में रिप्लेस नहीं कर सकता। ठीक है, बी स्क्वायर सी स्क्वायर इज बी इंटू बी इंटू सी। बट द गुड थिंग इस क्वेश्चन में है कि बीसी की वैल्यू आई दे रखी है, तो इस वजह से बी आई सी विच बिकम्स बी सी विच इज अगेन आई। ठीक है, लिख लो, समझ लो। मैं दूध बंद करके आता हूं। बी आई सी इज इक्वल टू बी सी कैसे हो गया? बेसिकली आई है ना, आई इज अ आइडेंटिटी मैट्रिक्स ना, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी चीज से भी मल्टीप्लाई करोगे वो गायब हो सकती है। जैसे नल मैट्रिक्स को किसी के साथ भी ऐड करते हैं ना, तो वो एडिशन या सब्ट्रैक्शन में कोई नहीं होता। उसी तरह आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी से भी मल्टीप्लाई करते हैं, इट विल रिमेन सेम। ठीक है, तो बी आई सी बिकम्स बी सी एंड विच इज अगेन आई। ठीक है, ये आप होमवर्क में ट्राई करेंगे। ये वही वैसा ही क्वेश्चन है। इसके सारे पार्ट्स हम लोगों ने अलग अलग तरह से कर चुके हैं। देख लो, सुन लो। मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एंट्रीज इफ ए इज अ ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। ट्राई करोगे, ठीक है, दिमाग लगाओगे। थोड़ा सा इसमें ट्रिकी पार्ट एक आ जाएगा, वो तुम्हें सोचना होगा। मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एंट्रीज इफ ए इज डायगोनल, मिनिमम नंबर ऑफ जीरोज इफ ए इज ट्राइंगुलर। तो एक वैल्यू दे रखी एंड निकालना है। ठीक है, एवरीवन उस तरह से हमको देखना है। ठीक है, ये घर में ट्राई करोगे यूजिंग द थ्योरी, जो अपनी बिल्कुल स्टार्टिंग वाली थ्योरी थी। बट थ्योरी में हमने जीरोस देखा था, डिस्टिंक्ट इंक्रीज में। अच्छा, मैं सीधे सीधे बोलूं 1 0 0 0, इसमें कितनी डिस्टिंक्ट इंक्रीज है? हाउ मेनी डिस्टिंक्ट इंक्रीज इट हैज? इट हैज
टू डिस्टिंग एंट्रीज विच इज 1 एंड 0. ठीक है, 2 3 4 0 0 0 0 0 0. How many distinct entries it has? 4. तो उस तरह से अगर m की वैल्यू क्या होगी, जस्ट मुझे बताओ m की वैल्यू क्या होगी? मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एंट्रीज इफ a इज डायगोनल. m की वैल्यू क्या होगी, कोई बता सकता है? जस्ट मैं पूछ रहा हूं. मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एंट्रीज इफ a इज अ डायगोनल एलिमेंट, डायगोनल मैट्रिक्स. n+1, क्योंकि n तो डायगोनल हो जाएंगे और एक 0, n+1, राइट. तो अगर नंबर ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स पूछा जाता तो वो n होता. अगर नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एंट्रीज पूछा है तो वो n+1. तो इसको ध्यान रखना इसको करने के लिए. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. सारे सबकी वैल्यूज निकालोगे और पुट करोगे सर. पी टी नहीं होगा, पी, मैं इसको सही से लिख दे रहा हूं. पी की पावर टी क्यू की 2010 इंटू पी. अच्छा, पी की, पी के ऊपर जो टी लिखा है, पावर टी नहीं है वो, पी के ऊपर जो टी लिखा है इसका क्या मतलब है? ट्रांसपोज. ट्रांसपोज, ठीक है. वैल्यू मैं चेक कर लेता हूं. वो कैपिटल पी की वैल्यू, वो कैपिटल पी है, √3/2 हाफ माइनस हाफ √3/2. ठीक है, और ए है 110. जेई में आया हुआ क्वेश्चन है एवरीवन. इट इज आया हुआ क्वेश्चन. मैं 2-4 मिनट दूंगा तुम लोगों को सोचने के लिए. आई विल गिव यू सम टाइम टू थिंक. ठीक है, सोचो सोचो सोचो. ठीक है, मुझको ये वैल्यू निकालनी है. Q की वैल्यू है P A P ट्रांसपोज. Q की वैल्यू है P इंटू A इंटू P ट्रांसपोज. मुझको P ट्रांसपोज इंटू Q की पावर 2010 इंटू P निकालना है. निकालो. ठीक है, 2-4 मिनट है.
एवरीवन, मैंने टाइम दिया था, लोगों ने सोचा? आवाज आ रही है मेरी? देखो, P ट्रांसपोज Q ये है क्या? मैं Q की वैल्यू पुट करता हूं। P ट्रांसपोज Q की वैल्यू क्या है? P A P ट्रांसपोज, फिर P A P ट्रांसपोज। ठीक है, ऐसे चलते चलते 2001 टाइम। जब भी इतनी बड़ी वैल्यू है, जब भी इतनी बड़ी वैल्यू है, तो कहीं ना कहीं कुछ रिपीट हो रहा होगा, अदरवाइज इतना मल्टीप्लीकेशन तो कर नहीं पाऊंगा। अब इनमें एक तो यही है कि Q की वैल्यू बहुत सिंपल सी आ जाए, तो नोटिस करोगे Q की वैल्यू सिंपल नहीं आती, क्योंकि अगर Q की वैल्यू इतनी सिंपल आ रही होती तो फिर ये क्वेश्चन ही नहीं दिया होता। राइट, एम आई राइट? फिर वो सीईटी का क्वेश्चन होता, फिर जेईई मेन का नहीं होता। चाहे तो करके निकाल के देख लेना। ठीक है, तो अगर Q की वैल्यू सिंपल नहीं आ रही है, फिर क्या क्या चीज, फिर मेरे लिए हिंट आ रहा है P ट्रांसपोज इंटू P। पहली चीज तो वो होगी P ट्रांसपोज इंटू P, ये PTP नहीं है, दिस इज P ट्रांसपोज इंटू P। P का ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज इंटू P, विच कम्स आउट टू बी I। इसको मल्टीप्लाई करोगे ना तो ये बन जाता है 1001। यही इसका सबसे बड़ा हिंट है। ठीक है, तुम जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो दिस बिकम्स I। तो अगर ये I बन गया तो जितने भी I होते हैं वो गायब हो सकते हैं ना। तो P ट्रांसपोज इंटू P, सारे के सारे P ट्रांसपोज इंटू P गायब हो गए। ये क्या बन गया? A की पावर 2010। ठीक है, तो जिसने भी एग्जाम में ये चीज निकाल ली कि P ट्रांसपोज इंटू P इज इक्वल टू I है, उनसे वो क्वेश्चन सॉल्व हो गया, अदरवाइज नहीं सॉल्व होगा। ठीक है, मेरा ये बोलना है जब भी इतनी बड़ी पावर होगी कहीं भी क्वेश्चन में, तो कुछ ना कुछ चीजें रिपीट होंगी। तुम्हें हर बार इतना मल्टीप्लाई नहीं करना होगा, ऑब्वियसली कोई भी नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये आ गया। अभी भी क्वेश्चन कम नहीं हुआ, a की पावर 2010, इट इज अगेन a की पावर 2010। तो तुम जब a स्क्वायर a क्यूब करके देखोगे तो उसमें भी एक रिपीटिशन दिखेगा। देयर शुड बी सम रिपीटिशन जिससे डायरेक्ट आंसर निकल सकता है। तो यहां तक लोगों ने लिखा? यहां तक लोगों ने लिखा? हाँ, ठीक है, तो a स्क्वायर देखोगे 1201, a क्यूब देखोगे 1301। ठीक है, आई कैसे आ रहा है? मल्टीप्लाई करके देख लेना, P ट्रांसपोज इंटू P, आई आ रहा होगा। मल्टीप्लाई करके देख लेना, सिंपल सी चीज है, तो मैंने मल्टीप्लाई नहीं लिखा। तो a की पावर 2010 क्या होगा? 1, 2010, 0 एंड 1। ठीक है, गॉट इट? तो सीधा सीधा दैट्स हाउ वी केम टू दिस कंक्लूजन। गॉट इट? नेक्स्ट, कॉफी। ठीक है, हाँ, आगे करें? आगे करें? देखो मुझे अभी कितना पढ़ाना है आज के लिए, मैं देख रहा हूं। ट्रांसपोज 13। ठीक है, आज बिना ब्रेक के क्लास खत्म करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हाफ एन आवर में खत्म हो जाएगी। ठीक रहेगा? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कुछ नहीं करना है अभी। एवरीवन, आप लोगों को मैट्रिसेस में ये क्वेश्चन बहुत सारे दिखेंगे, बहुत टाइप के दिखेंगे।
सीईटी में भी दिखते हैं, मेंस में भी इसका एप्लीकेशन आता है। तो सब ये सोचते होंगे कि पुट करके करो, पुट करके, ठीक है। तो हमें पुट करके नहीं करना होता है। कैसे करना होता है वो अभी मैं बाद में बता रहा हूं। वी डोंट हैव टू पुट एनीवेयर हेयर, ठीक है। क्योंकि पुट करने जाएंगे तो एग्जाम में मैट्रिक्स का अगर ये क्वेश्चन आ गया तो यही करते रहोगे, ए क्यूब निकालोगे, ए स्क्वायर निकालोगे, सब वैल्यू पुट कर रहे होगे, ठीक है। ऑब्वियसली आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब उस क्वेश्चन को करेंगे कैसे वो मैं बोल रहा हूं। एक नाम होता है केली हैमिल्टन इक्वेशन, जिसको हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बोलते हैं। दिस इज द शॉर्टकट ऑफ डूइंग दैट टाइप ऑफ क्वेश्चन। उस तरह के क्वेश्चंस को करने का ये शॉर्टकट है, केली हैमिल्टन इक्वेशन, ठीक है। तो मेरा ये बोलना है कि A always satisfies its characteristic equation, which is determinant of A minus lambda I is equal to 0. मेरा ये कहना है कि A always satisfies its characteristic equation, which is A minus lambda I is equal to 0. इसको बोलते हैं केली हैमिल्टन इक्वेशन। हाँ, ठीक है। अगेन मैं बोल रहा हूं, जनरली ये थ्योरी अपने अगर मैं बिल्कुल सिलेबस देखने जाऊं तो सिलेबस में कभी भी ये इक्वेशन का ये नाम नहीं दिखेगा। ये ट्रिक यूज की जाती है, ठीक है। मोस्टली ये चीजें यूज होंगी तुम्हारी अलग से, रेफरेंसेस बुक में ज्यादा यूज होगा, ठीक है। मेरा ये बोलना है कि a माइनस लैम्डा आई इज इक्वल टू 0। तो मैं क्वेश्चन से समझाता हूं। ये एक एग्जांपल है। a माइनस लैम्डा आई क्या बनेगा? लैम्डा आई क्या बनेगा? लैम्डा आई वुड बी दिस इक्वेशन ना। तो a माइनस लैम्डा आई, वो आई, वो ये कैपिटल आई है, ठीक है। ये वो वाला आई नहीं है, ये बनेगा। एम आई करेक्ट एवरीवन? एम आई करेक्ट? ठीक है। अब इसका डिटर्मिनेंट निकालूंगा। इसका डिटर्मिनेंट निकालूंगा किस तरह से? इसका डिटर्मिनेंट निकलेगा, ओपन किया, ठीक है, निकला। सबको ये समझ में आया? ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूं? A will always satisfies this characteristic equation. A स्क्वायर, वो शायद +5 आई या -5 आई, माइनस ही है, क्योंकि ऊपर माइनस है ना, तो ये माइनस ही हो रहेगा। A स्क्वायर -5A -2i इज इक्वल टू 0। ऐसा क्यों? क्योंकि खुद ही सोच लो, A माइनस AI का डिटर्मिनेंट क्या होगा? तो मैंने क्या कर दिया, मैंने शुरू किया है लैम्डा एज्यूम करके, उसको सॉल्व किया है, और उसके बाद वापस मैंने लैम्डा में ए पुट कर दिया है। तो डायरेक्टली जो इक्वेशन निकालनी होगी वो मुझको मिल जाएगी। इसको मैं बोलता हूं केली हैमिल्टन इक्वेशन, ठीक है। सब लोग ये लिख लो, फिर इसके ऊपर बेस्ड हम एक क्वेश्चन करेंगे। अभी वी विल डू अ क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस। ये तुम्हारे एग्जाम में ये चीज काफी बार आती है, करें? लिख लो। तुम्हें सीधे सीधे जो भी ए दिया है, सबसे पहले ए माइनस लैम्डा आई लिखोगे, उसका डिटर्मिनेंट निकालोगे। अगेन दिस इज अ शॉर्टकट मेथड। लोग पूछते हैं सर ऐसा क्यों किया, कहां से आया, ये सब तुमको नहीं सोचना है। दिस इज अ शॉर्टकट मेथड टू गेट द आंसर, ठीक है। विच आंसर? ए माइनस लैम्डा आई किया, उसका डिटर्मिनेंट निकाला और ए में इक्वेशन बना दी, ठीक है। तो मेरा क्वेश्चन है, ये पिछला वाला क्वेश्चन था ना, लास्ट क्वेश्चन ये था ना, मैंने ए कुछ दे रखा था ना, उस वक्त लिखा नहीं था तुम लोगों ने, बट ए ये दे रखा है। तो ए माइनस लैम्डा आई क्या होगा? तो सब लोग इसका डिटरमिनेंट निकालो। अब इसके आगे सॉल्व करो। मुझको
ए में जो इक्वेशन निकलती है वो बताओगे सब लोग। ए माइनस लैम्डा आई में हमेशा क्या होगा, डिटर्मिनेंट वाले एलिमेंट्स में माइनस लैम्डा आ जाएगा। ऑल द डिटर्मिनेंट एलिमेंट्स विल हैव माइनस लैम्डा। ठीक है, मुझको ए वाली इक्वेशन निकालो, सब लोग ए वाली इक्वेशन निकालो। ए वाली इक्वेशन निकाल के बताओगे मुझको। एवरीवन यू विल टेल मी द इक्वेशन ऑफ ए में जो इक्वेशन निकलेगी वो बताओगे। ठीक है, डोंट वरी गाइस, हाफ एन आवर के अंदर खत्म हो जाएगा, मतलब आज का पार्ट जहां तक मुझे पढ़ाना है आज। फिर हम थर्सडे खत्म कर देंगे। थर्सडे बेसिकली एडजॉइंट और इनवर्स पढ़ेंगे हम। एडजॉइंट याद है, एडजॉइंट हमने देखा भी था, और एडजॉइंट के ऊपर ही इनवर्स आता है, तो वो हम देखेंगे। और कुछ डेफिनेशंस देखेंगे, जहां पे आज डेफिनेशंस मैं रोकूंगा वहीं से आगे की डेफिनेशंस कंटिन्यू होंगी नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, ये मिल गया, यानी कि इसको इज इक्वल टू जीरो, तो मैं क्या लिख सकता हूं, कैन आई राइट ए क्यूब माइनस 3a स्क्वायर प्लस आई इक्वल टू 0। जो भी कांस्टेंट, अगर 1 आ रहा है तो 1 मींस आई, अगर यहाँ पे 2 आ रहा है तो इट मींस 2i, अगर यहाँ पे -5 आ रहा होता है इट मींस -5i, क्योंकि मैट्रिक्स में स्केलर थोड़ी ऐड कर सकते हो। तो ए क्यूब माइनस 3a स्क्वायर प्लस आई इक्वल टू 0। -1 आ रहा है कि 1 आ रहा है? हाँ, मतलब मेरे उसके लिखने के बाद वहां पे प्लस था ना, तो यहाँ पे ये माइनस आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे प्लस है, मैंने ओवरऑल माइनस उड़ा दिया है। ठीक है, अजिंक्या वही तो बोला ना, क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, आई डोंट केयर, मेरे लिए दिस इज द मेथड टू गेट द आंसर। ठीक है, अगर किसी को नहीं अच्छा लग रहा है सर क्यों हो रहा है, मुझको तो दिमाग लगाना है, तो अपना पुराना वाला मेथड करो। ठीक है, हाँ, मैंने 1 को i से रिप्लेस किया है। अगर यहाँ पे 7 होता तो 7i, क्यों, क्योंकि लैम्डा लैम्डा आर गेटिंग रिप्लेस विद a, तो जो कांस्टेंट टर्म्स हैं, कांस्टेंट टर्म्स आर गेटिंग रिप्लेस विद कांस्टेंट इनटू i, क्योंकि ये सब स्केलर में थे तो लैम्डा 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 प्लस एडिशन था। जब ये मैट्रिक्स में होंगे तो मैट्रिक्स में क्या एडिशन होना चाहिए, इट हैज टू बी अ मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स क्या होगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, ठीक है, इसको भी करना नहीं है, बस मैं पूछ रहा हूं। 5 इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए माइनस 5i। ए इनवर्स अभी आपको नहीं पता, बट मैं बता दे रहा हूं एक चीज, ए इंटू ए इनवर्स क्या होना चाहिए, ए इंटू ए इनवर्स होना क्या चाहिए, आई होना चाहिए, आई। ठीक है, 1 नहीं आई। तो क्या मैं इस पूरी इक्वेशन को ए से मल्टीप्लाई कर सकता हूं, तो एक्चुअली मुझे यहां पे 5i लिखेंगे, मुझको ये लाना है, दैट्स इट। ठीक है, ये कैसे निकलेगा, ये कैसे निकल रहा होगा, वही केली हैमिल्टन से, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, बस इतना लिख लिया, दैट इज मोर देन इनफ। अब आगे बढ़े, अब आगे बढ़े, दो चीजें अभी करेंगे, एक ट्रांसपोज करेंगे, फिर सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स करेंगे। ठीक है, ये दो करने के बाद डेफिनेशन लिख के क्लास एंड करेंगे। पहले ट्रांसपोज, उसकी प्रॉपर्टीज, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, उसकी प्रॉपर्टीज, एंड कुछ डेफिनेशंस, जिसकी जो सारी की सारी चीजें
मुझे नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को याद होना चाहिए, वो डेफिनेशंस याद होने चाहिए, ठीक है। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, अगर ए आई जे है तो ट्रांसपोज में क्या हो जाएगा, ए जे आई। अगर m क्रॉस n है तो इट बिकम्स n क्रॉस m। प्रॉपर्टीज, ए ट्रांसपोज का डबल ट्रांसपोज बिकम्स ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। k इंटू ए का ट्रांसपोज इज k a ट्रांसपोज, वेयर k इज अ स्केलर क्वांटिटी। वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी लास्ट वाली, ए बी का ट्रांसपोज इज बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, ठीक है। सिमिलरली ए बी सी का ट्रांसपोज, सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। एवरीवन ये प्रॉपर्टी लिखो, 1 मिनट है। ट्रांसपोज में यही चीज है, डन विद द ट्रांसपोज, फिर हम सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक पे आएंगे। लिखो, एवरीवन लिख लिया आप लोगों ने, लिखा। नेक्स्ट, a matrix which satisfies A transpose is equal to A is called symmetric matrix. नाम वही बोल रहा है, symmetry. What do you mean by symmetry? ट्रांसपोज होने के बाद भी सेम रहे, मतलब ऊपर की चीज नीचे और नीचे की चीज ऊपर जाने के बाद भी सेम रहे। तो देखो, नोटिस करो, क्या ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है? ए बी सी, ए एच जी, एच बी एफ, जी एफ सी। क्योंकि इसका अगर मैं ट्रांसपोज लूंगा तो भी ये सेम रहेगा ना। पहली बात, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैज टू बी व्हाट काइंड ऑफ मैट्रिक्स? Symmetric matrix has to be what kind of matrix? It has to be a square matrix. तभी तो 3 क्रॉस 3 का ट्रांसपोज भी 3 क्रॉस 3 रहेगा। डायगोनल एलिमेंट्स कुछ भी हो सकते हैं, बट ऊपर एंड नीचे सेम होगा, ठीक है। ऊपर एंड नीचे इस मैट्रिक्स में सेम होगा, डायगोनल एलिमेंट्स सेम हो सकते हैं। कंडीशन क्या है? A transpose should be equal to A. A transpose should be equal to A. That is the condition. ये नीचे T नहीं है, ऊपर T है। दूसरे के लिए क्या है? स्क्यू सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में जो जैसा ऊपर है वैसा नीचे है। स्क्यू सिमेट्रिक बोला, A transpose is equal to minus A. A transpose is equal to minus A. मतलब मेरा ट्रांसपोज करने के बाद अपने पुराने मैट्रिक्स का निगेटिव आ जाए। अच्छा, मुझको ये बताओ, क्या ट्रांसपोज करने से डायगोनल एलिमेंट्स चेंज होते हैं? क्या डायगोनल एलिमेंट चेंज होते हैं? नहीं। तो ट्रांसपोज करने के लिए अगर वो निगेटिव बन जा रहा है तो इट मींस डायगोनल एलिमेंट शुड बिकम नेगेटिव ऑफ इटसेल्फ। ये कब हो सकता है? A diagonal element becomes negative of itself
कब हो सकता है? एक नंबर अपने निगेटिव के ही इक्वल हो, एक नंबर अपने निगेटिव के ही इक्वल हो when it is 0, it has to be 0। देखो ये अगर a है तो a ट्रांसपोज क्या हुआ? 0, नीचे वाले सारे ऊपर, -1, -3, 1, 0, -3, 7, -7, 0। Am I correct? और देखो क्या A ट्रांसपोज में अगर मैंने माइनस कॉमन ले लिया, पूरा का पूरा हर जगह से माइनस कॉमन ले लिया, 0, 1, 3, मैंने कुछ यहां पे गलत लिखा है, ये +3 होगा ना, -1, 0, 7, -3 से प्लस -7, 0। क्या ये एक दूसरे का निगेटिव बन गया है? क्या A ट्रांसपोज इज -A? यस। तो बाय डिफॉल्ट अपने आप डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर ऑलवेज 0। ठीक है, डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर ऑलवेज 0। आर वी क्लियर? आर वी क्लियर? आगे बढ़े। तो तुम सबको सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक समझ में आया? A ट्रांसपोज इज इक्वल टू A मीन सिमेट्रिक, उसमें डायगोनल एलिमेंट्स कुछ भी हो सकते हैं, उसमें डायगोनल एलिमेंट्स कुछ भी हो सकते हैं, बट ऊपर के एलिमेंट्स और नीचे के एलिमेंट्स सेम रहेंगे। स्क्यू सिमेट्रिक में डायगोनल एलिमेंट 0 होंगे और ऊपर के एलिमेंट्स और नीचे के एलिमेंट्स में एक निगेटिव का साइन का डिफरेंस रहेगा। अगर यहां 1 है, इफ दिस इज 1 देन इट हैज टू बी -1, इफ इट इज -3 देन इट हैज टू बी 3। समझ में आ रहा है? तो ये, लेकिन ऑब्वियसली डेफिनेशन क्या है? A ट्रांसपोज इज इक्वल टू A एंड A ट्रांसपोज इज इक्वल टू -A। आगे बढ़ते हैं, कुछ डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। लेट्स सी सम प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। प्रिंसिपल डायगोनल ऑफ अ स्क्यू मैट्रिक्स इज 0 बिकॉज ऑन टेकिंग माइनस साइन ऑल द एलिमेंट्स वुड चेंज। ठीक है, ये तो मैंने समझा ही दिया। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स, डिटर्मिनेंट A और डिटर्मिनेंट A का ट्रांसपोज इज सेम, ये तो हमने पिछली बार भी देखा था। KA इस K की पावर n डिटर्मिनेंट है, ये भी मैंने समझा दिया। अगर AB स्क्वायर मैट्रिक्स है तो डिटर्मिनेंट ऑफ AB इज डिटर्मिनेंट ऑफ A इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ B। ये लिखो, लिखो, तीनों प्रॉपर्टीज लिखोगे इनफैक्ट। ठीक है, एवरीवन यू विल राइट ऑल द प्रॉपर्टीज। लिखा? सब लोगों ने लिखा ये प्रॉपर्टीज? ठीक है, आगे बढ़े। इफ A इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो नोटिस करना, अगर A इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स तो A ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट वुड बी -1 की पावर n इंटू A। अच्छा, ये बताओ, अगर ऑड ऑर्डर होगा, इफ अगर ऑड ऑर्डर होगा तो क्या होगा? ये एक्चुअली एक ही पॉइंट है, इसको फिफ्थ मत लिखो। इफ A is a skew symmetric matrix, then only for odd order, if A is a skew symmetric matrix of odd order, then determinant of A is equal to 0। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। तो ऑड ऑर्डर के स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 होता है। ये फोर्थ प्रॉपर्टी ही है, उसी का कंटिन्यूएशन है, उसका प्रूफ मैंने दिखाया है यहां पे।
आर वी क्लियर एवरीवन? आर वी क्लियर? आगे बढ़े, बस अब कुछ डेफिनेशंस लिखनी है इसके बाद, और इन सब के ऊपर क्वेश्चंस हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अब कुछ चीजें सुनते जाओ और लिखते चले जाओ, पहले पहले सुन लो फिर लिखना शुरू करना। लाइन से सारी चीजें इनफैक्ट लिखी गई हैं। सिंगुलर मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट 0 है, अगर कहीं लैंग्वेज में लिखा गया है सिंगुलर मैट्रिक्स, इट मींस उसका डिटर्मिनेंट इज 0। अच्छा, प्रीवियस पेज लिख लो सब लोग। ये n इज इक्वल टू 2k+1 लिखा है, इसका मतलब n इज ऑड। ठीक है, आगे बढ़े। A इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स जिसका डिटरमिनेंट 0 हो। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स जब भी A इंटू A ट्रांसपोज इज इक्वल टू I, अगर कहीं भी क्वेश्चन में बोला गया है A इज अ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, देन A इंटू A ट्रांसपोज इज इक्वल टू I। ठीक है। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स जब भी A स्क्वायर इज इक्वल टू A, कैपिटल A, जब भी किसी का स्क्वायर A हो गया, अगर A स्क्वायर इज इक्वल टू A है तो मुझको बताओ A क्यूब क्या होगा? अगर A स्क्वायर A है तो A क्यूब क्या होगा? वो भी A बन जाएगा। A क्यूब इज लाइक A स्क्वायर इंटू A, which is A square is A into A, which is A square, which is again A। ठीक है, तो चाहे A स्क्वायर हो A क्यूब हो कुछ भी हो, इट विल बिकम A ओनली। ठीक है, एक मिनट, कोई आया है, लेट मी सी। ठीक है, इनवॉलंटरी, इनवॉलंटरी एन नहीं होता है एवरीवन, एन नहीं होता। इनवॉलंटरी मैट्रिक्स A स्क्वायर इज इक्वल टू I, या फिर A और A इज इक्वल टू A इनवर्स। जब किसी का इनवर्स, इनवर्स अभी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। इनवॉलंटरी मैट्रिक्स A स्क्वायर इज इक्वल टू I, जब भी A स्क्वायर I हो जाता है देन इट बिकम्स अ इनवॉलंटरी मैट्रिक्स। ठीक है। पीरियोडिक मैट्रिक्स जब A की पावर k+1 A बन जाए, मतलब इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स में क्या हो जाता है, A स्क्वायर ही I बन जाता है। पीरियोडिक मैट्रिक्स में A की पावर k+1 A बनेगा, मतलब अगर A की पावर 7 A बन गया तो इसका मतलब इट इज अ पीरियोडिक मैट्रिक्स। ठीक है, इट इज अ पीरियोडिक मैट्रिक्स विथ पीरियड। क्या पीरियड होगा इसका? पीरियड नहीं लिखा इसमें, यहां पे पहले पीरियड लिख देता हूं। विथ पीरियड, क्या पीरियड रहेगा? पीरियोडिसिटी k, विथ पीरियड k। ठीक है, विथ पीरियड k, तभी k+1 बोला है। मतलब अगर देखो, अगर a क्यूब A बन रहा है तो पीरियड 2 हो रहा है, मतलब A है, A स्क्वायर इज B, A क्यूब इज सपोज करो C, और A की पावर 4 इज अगेन A। तो तुमको समझ में आ रहा है कि कितने के बाद रिपीट कर रहा है, आफ्टर हाउ मेनी रिपीट कर रहा है? 1 2 3, 3 के बाद रिपीट कर रहा है ना। A की पावर 5 वुड बी B, क्यों? A की पावर 5 वुड बी A की पावर 4 इंटू A, विच इज A स्क्वायर। A की पावर 6 वुड बी C, A की पावर 7 वुड अगेन बी A। तो एवरी 3 के बाद रिपीट करता चला जाएगा, इस वजह से A की पावर k+1 A है। एंड लास्ट,
nilpotent matrix. A square matrix A is called nilpotent matrix if there exists A की power P is equal to null matrix. Obviously A 0 नहीं होना चाहिए और जिस भी पावर को पे वो 0 होगा, that is called the nilpotency index. P is called nil potency, C होगा potency index. ठीक है, एवरीवन प्लीज राइट इट डाउन. नेक्स्ट क्लास तक आपको ये सारे के सारे नाम याद हो जाने चाहिए. नेक्स्ट क्लास तक नाम याद होने चाहिए क्योंकि नेक्स्ट क्लास में इन्हीं के ऊपर बेस्ड हम क्वेश्चंस करेंगे एंड अपनी पूरी की पूरी थ्योरी खत्म करेंगे. अगेन नेक्स्ट क्लास सिमिलर होगी, नो ब्रेक, विद इन 2 hours एवरीथिंग वुड बी डन. ठीक है, एवरीवन. ठीक है, प्लीज राइट इट डाउन एंड प्लीज मेक श्योर नेक्स्ट क्लास तक ये सारी की सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए. वर्ड्स, डेफिनेशन याद होनी चाहिए. ऑब्वियसली क्वेश्चन कैसे करेंगे दैट वी विल सी, बट आपको ये याद होना चाहिए. अगर मैंने बोला आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स क्या होती है तो तुमको समझ में आ जाना चाहिए ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए है. अगर मैंने इनवॉल्यूटरी बोला तो तुमने बोल दिया ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई. अगर मैंने बोला इट इज अ पीरियोडिक मैट्रिक्स विद पीरियड 8 देन you will say okay a की power 9 is equal to a. ठीक है, I will send the PDF within half an hour to 1 hour. अगर 1 घंटे के अंदर नहीं आता है तो remind me. Okay everyone, we are done for the day. ठीक है, bye bye. Bye bye. हाँ